हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। अपने भयानक ख्वाब से जागी मीरा पसीने से तरबतर थी। उसका दिल भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। पानी पीकर उसने अपनी तेज तेज चलती सांसों को शांत किया और उसने तय कर लिया कि वो दूसरे दिन ही अपने गांव चली जाएगी। आज मीरा अपने गांव में थी, पर अब भी ठंडी हवा का झोंका उसे ईशा के कमरे की याद दिलाता। रातों के अंधेरों में से ऐसा लगता जैसे कोई उसका नाम बुला रहा हो। उन यादों और ईशा को मीरा ताउम्र भूल नहीं सकती थी। 1 साल बाद जब मीरा वो सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी फिर से जीने लगी थी, एक दिन उसे मिस्ट्रेस चौधरी के यहाँ से कॉल आया। उन्होंने बताया कि मीरा के जाने के बाद वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। ईशा की हालत बहुत ख़राब है, ना वो ठीक से खाती है ना सोती है। हमने बहुत कोशिश की, पर वो बस दिन भर मीरा का नाम ही बुलाती रहती है और उनकी आखिरी उम्मीद मीरा ही है। मिस्ट्रेस चौधरी लिटरली फ़ोन पर मीरा से गिड़गिड़ा रही थी। मीरा ने बहुत सोचा। वो जानती थी कि वहाँ खतरा है, पर फिर भी उसके मन में आवाज़ उठ रही थी, उसे वापस जाना चाहिए। वहाँ कुछ है ऐसा जो वो ख़त्म किए बिना ही आ गई थी। इसलिए मीरा ने वापस जाने का मन बना लिया। जैसे ही मीरा ने शहर में कदम रखा, एक जाने पहचाने ठंडी हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया, जिससे उसको घबराहट शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने पर आ गया हो। मीरा ने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। जब वो उस आलीशान भूतिया घर में वापस आई तो विहान खुशी से भागता हुआ आया और उसके गले लग गया। पर उसके बाद जो उसने कहा, उससे मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। मीरा, तुम वापस आ गई। पर उसने कहा था, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए। मीरा ने विहान को खुद से अलग किया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, किसने कहा था? इस पर विहान कुछ नहीं बोला, सिर्फ ईशा के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। डर की एक सर्द लहर मीरा के पूरे बदन में दौड़ गई। मीरा को खौफ आ रहा था, पर वो हिम्मत करके ईशा के कमरे में पहुंची। ईशा बेड पर बैठी हुई थी। वो पहले से बहुत कमज़ोर हो गई थी और आंखों के चारों तरफ घेरे भी बने हुए थे। मीरा को देखकर वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, थैंक यू मीरा, पर अब बहुत देर हो चुकी है। मीरा उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाई, पर उसकी मुस्कान बहुत रहस्यमय थी। रात को मीरा की आंख किसी के रोने की वजह से खुली। उसे लगा ये ज़रूर ईशा है और वो उसके कमरे की तरफ भागी। पर जब उसने जाकर देखा तो ईशा कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। मीरा ने उसकी चादर ठीक की और पलटकर जाने लगी। तभी उसकी नज़र खिड़की के शीशे पर पड़ी तो उसकी सांस ही अटक गई। ग्लास पर छोटे बच्चे के हाथ के खून से सने निशान बने हुए थे। वो उनको ही देखते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी कि वो किसी से टकरा गई। चौंक कर देखा तो वो विहान था। मीरा, तुमने सुना? वो तुमको बुला रही है। कौन? मीरा ने घबराते हुए पूछा। वो औरत जो दरवाजे के पीछे खड़ी है। विहान ने मीरा के ही कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मीरा के ऊपर डर हावी होने लगा था। उसने डरते हुए धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाया। कांपते हुए हाथों से उसने दरवाज़ा पूरा खोला और गौर से कमरे का जायज़ा लिया, पर वहाँ कोई नहीं था। तब जाकर मीरा के जान में जान आई। अगले दिन मीरा की बात मिस्ट्रेस चौधरी से हुई तो उन्होंने एडमिट किया कि सिर्फ ईशा ही नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी
रात को किसी औरत की आवाज़ सुनाई देती है और ये मीरा के आने के पहले से ही हो रहा था, पर मीरा के वहाँ से जाने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मीरा ने हिम्मत करके उनसे उस घर के इतिहास के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा कुछ नहीं जानती, पर वो चाहे तो घर की पुरानी लाइब्रेरी में देख सकती है। विहान भी खुशी खुशी मीरा के साथ लाइब्रेरी में पहुंचा और सब उलट पलट कर देखने लगा। बहुत मेहनत के बाद मीरा के हाथ एक बहुत पुराना जर्नल लगा। वो ईशा जैसी ही छोटी बच्ची का था जिसका नाम रूही था। उस जर्नल में रूही अपने साथ होने वाली घटनाओं के बारे में लिख रखी थी। उसे भी स्ट्रेंज साउंड्स और आवाज़ें सुनाई देती थी और उसकी भी एक इनविजिबल फ्रेंड थी जिसका नाम रानी था, जिससे वो बातें किया करती थी। रानी के नाम के साथ उसने काली सी औरत की ड्राइंग बना रखी थी। उस जर्नल में लास्ट जो रूही ने लिखा था वो सिर्फ ड्राइंग्स थी, आँखों की, दरवाज़ों की ड्राइंग्स, जैसे वो उनके थ्रू कुछ बताना चाह रही हो। पर उन लोगों को कुछ भी ठीक ठीक समझ नहीं आया, तो इन मामलों को समझने वाले एक पंडित जी की उसे भी स्ट्रेंज साउंड्स और आवाज़ें सुनाई देती थी और उसकी भी एक इनविजिबल फ्रेंड थी जिसका नाम रानी था, जिससे वो बातें किया करती थी। रानी के नाम के साथ उसने काली सी औरत की ड्राइंग बना रखी थी। उस जर्नल में लास्ट जो रूही ने लिखा था वो सिर्फ ड्राइंग्स थी, आँखों की, दरवाज़ों की ड्राइंग्स, जैसे वो उनके थ्रू कुछ बताना चाह रही हो। पर उन लोगों को कुछ भी ठीक ठीक समझ नहीं आया, तो इन मामलों को समझने वाले एक पंडित जी की सलाह लेना ही बेहतर समझा। पंडित जी आए और उन्होंने पूरे घर में घूम घूम कर देखा और बताया कि पास्ट में यहाँ होने वाले काले जादू के कारण वो घर शापित हो गया है और रूही, ईशा जैसे बच्चे अपने अकेलेपन की वजह से यहाँ रहने वाली आत्माओं से कनेक्ट हो जाते हैं और अगर इन आत्माओं को यहाँ से मुक्त नहीं किया तो ये ईशा के साथ साथ पूरे घर वालों को ख़त्म कर सकते हैं। मिस्ट्रेस चौधरी ने पंडित जी से जल्दी इन सब से छुटकारा कराने की विनती की, तो उन्होंने आने वाली पूर्णिमा की रात को पूजा के लिए तैयारी करने को कहा। कुछ दिनों बाद ही पूर्णिमा थी और सब लोग ईशा के कमरे में ही जमा हुए। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए हवन कुंड में आहुतियाँ डाल रहे थे। तभी कमरे का वातावरण भारी होने लगा और अचानक से हवन कुंड की अग्नि बुझ गई। ईशा अचानक अपने बेड पर सीधी खड़ी हो गई। उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ गई। फिर वो एक गहरी भारी आवाज में बोली, तुम लोग उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। फिर वो हंसने लगी। उसकी भयानक हंसी पूरे घर में गूंजने लगी और हर कोने से आती सुनाई देने लगी। पंडित जी ने फिर से हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और मंत्र पढ़ना शुरू किया, तो एक जोर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और खिड़की के पल्ले बिना हवा के ही फड़फड़ाने लगे। इस सब शोर के बीच ईशा जोर जोर से रोने लगी। मिस्ट्रेस चौधरी और मीरा दोनों उसके पास जाकर उसको शांत कराने लगी। तभी उसने झट से सिर उठाया और मीरा से बोली, मीरा मुझे बचा लो। मीरा ने ईशा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी फेवरेट लोरी गाने लगी। जैसे ही पंडित जी ने हवन कुंड में लास्ट आहुति डाली, एक तेज कान फाड़ने वाली चीख गूंजी। फिर सारा शोर और खिड़कियों का फड़फड़ाना बंद हो गया। वातावरण का भारीपन भी जाता रहा। ईशा भी गहरी नींद में सो गई। अगले दिन घर का माहौल एकदम अलग और खुशनुमा था। ईशा भी पूरे दिल से मुस्कुरा रही थी। मिस्ट्रेस चौधरी ने मीरा को गले लगा लिया।
थैंक यू मीरा, हमारा साथ देने के लिए और ईशा को अकेला नहीं छोड़ने के लिए। उस रात मीरा ने सपने में सफ़ेद कपड़ों में एक बच्ची को देखा जो मीरा को देखकर मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। मीरा सपने से उठकर बैठ गई। अब उसे अपने सीने पर पहले वाला बोझ महसूस नहीं हो रहा था। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।